हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज जो गुड है इवनिंग सर। हमने मार्केट रिस्क को शुरू किया था लास्ट क्लास में, और थोड़ा सा इंटरेस्ट आया आपको, इसके लिए सीधे न्यूमेरिकल ले लिया था। ठीक है। और न्यूमेरिकल, अब इसमें दो तीन और न्यूमेरिकल हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल हमने सीधे सीधे ले लिया था। आज उसका बेसिक्स पढ़ते हैं। और क्योंकि आप सीआईबी कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले जाएं और आपका पेपर निकल जाए। तो कोशिश तो हम करेंगे कि सब कुछ पढ़ने की, और जितना हम उसके बाद रिवाइज करते हैं तो रिटेन रहेगा। और डेफिनेटली वहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन पे आप रहते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कंसंट्रेट होने की कोशिश करिए, जो छुट्टियां हैं उनको यूटिलाइज करिए। और कल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। कल मैडम क्लास लेंगी रेशियो एनालिसिस की। ये रेशियो एनालिसिस की क्लास आपके, जो आपका एबीएम का डी मॉड्यूल है, जिसमें क्रेडिट मैनेजमेंट है, वहाँ पे बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल एनालिसिस का स्टेटमेंट जो बोला जाता है वो है। तो जेआईबी में भी आपने ये रेशियो एनालिसिस करा होगा, जितने प्रमोशन एग्जाम है वहाँ भी किया होगा। तो कल उसका क्लास होगा, तो अगर आपको पहले से आता तो रिवीजन भी होगा। कल जो क्लासेस हैं, कल दो क्लास तो रेशियो एनालिसिस की रहेंगी आपकी, और एक क्लास हमारी मार्केट रिस्क की हो सकती है। और जितने भी हॉलीडेज हैं हमने पहले ही अनाउंस किया हुआ है कि आप लोग अब जो भी काम है, सबसे पहले प्रायोरिटी सीआईबी की रख लीजिए। उसके बाद जब सीआईबी हो जाएगा तो उसके बाद फैमिली जहाँ कहेगी वहाँ चले जाना। ठीक है। और या एक तरीका और है कि छुट्टी लेके चले जाओ, लेकिन ये जो हॉलीडेज हैं जिसमें हमारी ज़्यादा क्लास हो रही है, उसको मिस नहीं करिए। ठीक है। टाइमिंग सर। समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, इसलिए रिक्वेस्ट है सब लोग क्लास अटेंड करेंगे। बोलिए जी। टुमारो टाइमिंग सर। टुमारो टाइमिंग में एक क्लास तो मॉर्निंग में होगा। मॉर्निंग का मतलब है कि 10:30 से। ठीक दिया है। है सर, ग्रुप टेन में थर्टी दिया हुआ है टाइमिंग। हाँ, वो पूरे लिंक तो दे दिए हैं, लेकिन फिर भी 10:30 से रहेगा। दूसरा इवनिंग में 4 o'clock से रहेगा। फिर एक क्लास हमारा शायद 6:30 से होगा। तो हमारा कहने का मतलब है, अब आप ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग टाइम होगा। भाई मॉर्निंग में 8 बजे के बाद से कभी भी कोई भी शेड्यूल रखा जा रहा है, और जो भी शेड्यूल रखा जा रहा है उसमें दो तीन चीजें ध्यान में रखी जा रही हैं कि मीन्स जो नाश्ता करने का समय खराब ना हो, दिन का खाना खाने का समय खराब ना हो, और रात का खाना खाने का भी समय खराब ना हो। इस तरह ध्यान में रखा जा रहा है इन बातों को। ठीक है। घूमने का समय खराब हो सकता है आपका। ठीक। तो सुबह जो टॉपिक किया था उसको हम थ्योरेटिकल लेते हैं, और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपकी बैंकिंग वर्किंग में, डे टू डे वर्किंग में सामने नहीं आते हैं। तो आपको एक एक चीज को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टिसिपेशन से समझना होगा। ठीक है। तो जैसे कि हेडिंग है, पहले हम यूनिट नंबर 10 को लेंगे, क्योंकि 10 में भी मार्केट रिस्क की बात की गई है, और 10 के अलावा फिर बात की गई है यूनिट नंबर, जो आपकी मार्केटिंग रिस्क की यूनिट है, फिर उसमें बात करी गई है। तो इसलिए हम लोग कुछ भी छोड़ नहीं सकते, एक बार करेंगे। जो रिवीजन होगा, रिवीजन में आप जैसा आपको कंफर्टेबल रहेगा उन चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दिया था कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, उस इन्वेस्टमेंट को, यानी कि आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं, उन डिपॉजिट्स को आप रिजर्व में रखते हैं, लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट आपका रिजर्व वाला भी होता है, एसएलआर वाला भी। ठीक है। तो जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में ही मार्केट रिस्क होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताता है, मार्केट रिस्क इज डिफाइंड एज द रिस्क ऑफ लॉसेस इन, अब ध्यान रखिएगा, ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट पोजीशंस। चाहे आपका ऑन बैलेंस शीट आइटम हो, चाहे आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम हो, दोनों को मिला करके कहता है अराइजिंग फॉर मूवमेंट फ्रॉम मूवमेंट इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे क्रिएट होता है। द मार्केट रिस्क पोजीशन सब्जेक्ट टू कैपिटल चार्ज। और अगर मार्केट रिस्क की पोजीशन आपकी प्लस माइनस है, तो इट मींस आपको कैपिटल चार्ज मेंटेन करना है। द रिस्क पर्टेनिंग टू द इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटीज इन द ट्रेडिंग बुक। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है डेट, इक्विटी और फॉरेक्स। तो जो भी आप अपनी बुक्स में
इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उसको हम लोग कौन सी सिक्योरिटी बोलते हैं? डेट सिक्योरिटी। ठीक है। जो भी इक्विटी यानी कि ट्रेडिंग बुक में, जिसको आप इक्विटी कभी भी क्या है, बैंकिंग बुक में नहीं होती हैं, और बैंकिंग बुक से मतलब है जिसको आप बैलेंस शीट में शो करते हैं किस तरह से, एसेट एंड लायबिलिटी में। ठीक है। ये जो इक्विटीज हैं, ये इक्विटी बैंकिंग बुक में नहीं होती, ये मार्केटिंग, एक तरह से ये कहते हैं मार्क टू मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, यानी इसकी जो जो भी प्राइसिंग है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू इक्विटी, मार्केट। और थर्ड बोला आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इंक्लूडिंग ओपन पोजीशन इन प्रीशियस मेटल्स। मेटल्स में भी इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें भी थ्रू आउट द बैंक, बोथ बैंकिंग एंड ट्रेडिंग बुक। अब फॉरेक्स के लिए उसने दोनों यूज करे, तो फॉरेक्स आपका उसने बोला चाहे बैंकिंग बुक में हो चाहे वो ट्रेडिंग बुक में हो। और फॉरेक्स का बैंकिंग बुक से मतलब आप बता सकते हैं फॉरेक्स बैंकिंग बुक में कहाँ होता है? जो आपके अकाउंट्स होते हैं FCNR वगैरह, या आपके पास फॉरेन करेंसी जो रखी हुई है, वो आपकी बैंकिंग बुक में है। और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कैपिटल मार्केट में है लेकिन फॉरेक्स में है, वो आपके ट्रेडिंग बुक में है। तो उसने बोला कि ये जो भी मार्केट रिस्क है इसकी इन पोजीशंस पे डिपेंड करता है। और जो भी हमने क्वेश्चन सुबह किया था उसमें आपने देखा था हमने नेट पोजीशन को लेके ही बात की थी। ठीक है। स्कोप एंड कवरेज ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क, क्या इसकी कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है, किस किस जगह से? तो these guidelines seeks the address to the issue evolved in computing capital charge for interest rate related instrument। हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो कि कहाँ पर है? ट्रेडिंग बुक में, इक्विटीज इन ट्रेडिंग बुक, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इंक्लूडिंग गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल इन बोथ ट्रेडिंग एंड, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे ट्रेडिंग बुक नहीं होगा, क्या होगा ये? बैंकिंग बुक्स। बैंकिंग बुक होगा। बुक में क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग एंड बैंकिंग बुक सर। हाँ, तो वो ये एक छूट गया यहाँ पे, मतलब बैंकिंग, क्योंकि ऐसा ना, जो आपका इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अधिकतर कहाँ पर होते हैं? बैंकिंग बुक में। ठीक है। फिर आगे बोलता है ट्रेडिंग बुक फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी विल इंक्लूड। और ट्रेडिंग बुक में जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या है? सिक्योरिटीज इंक्लूडेड अंडर द हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी और अवेलेबल फॉर सेल। तो HTM और AFS ये दो वर्ड यूज करते हैं। ठीक, एक HTM होता है, HTM का मतलब समझते हैं? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। हाँ, ये वाला नहीं है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, जो आप पूरी मैच्योरिटी तक रखते हैं उसको HTM बोलते हैं। ठीक है। और कौन कौन सी चीजें होती है? ओपन गोल्ड पोजीशन लिमिट, गोल्ड के बारे में, ओपन फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन लिमिट, ट्रेडिंग पोजीशन इन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव एंटर्ड इनटू हेजिंग ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर। तो जो आपका ये मार्केट रिस्क है, उस मार्केट रिस्क में इतने आइटम एक तरह से कवर किए जाते हैं। ठीक है। बैंक आर required to manage the market risk in their books on the ongoing basis and ensure that the capital requirement for market risk are being maintained on a continuous basis. At the close of each business day, banks are also required to maintain a strict risk management system to monitor and control intraday exposure to market risk। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया आपका, इसने बोला हुआ है कि कंटिन्यूअस बेसिस में एट द क्लोज ऑफ ईच बिजनेस डे, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये ईच बिजनेस डे में मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है। कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क वुड नॉट बी रेलिवेंट फॉर सिक्योरिटी, कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क वुड नॉट बी रेलिवेंट फॉर सिक्योरिटीज विच हैव ऑलरेडी मैच्योर्ड। तो अगर आपकी कोई सिक्योरिटी मैच्योर्ड हो चुकी है तो उस पर कोई भी मार्केट रिस्क नहीं होता है। एंड रिमेन अनपेड, and remain unpaid. These security will attract capital only for credit। और जो आपकी मैच्योर हो चुकी हैं उनके लिए कौन सा रहेगा? क्रेडिट रिस्क। और क्रेडिट रिस्क क्यों रहेगा? हो सकता है मैच्योरिटी पर आप
आपको क्या हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, किस चीज का पेमेंट ना हो, जिसको बोलते हैं बैड डिलीवरी बोलते हैं, कि अगर अगर आपको कोई चीज नहीं वापस मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट। इसीलिए हम इसको कौन से रिस्क में लेते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट रिस्क। तो अब आपसे बात करी जाए तो आपने देखा यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन हो गया है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है जब तक उसका टाइम है, चल रहा है, तब तक तो उसमें मार्केट रिस्क, और जब वो मैच्योर्ड हो जाता है और वो उसका पेमेंट नहीं होता तो कौन सा रिस्क आता है उसमें, क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। Credit risk. डिफॉल्ट या क्रेडिट। ठीक है, Credit, ऑन credit. कंप्लीशन ऑफ 90 डेज डेलिंक्वेंसी, तो आप उसे क्या ट्रीट करेंगे, एनपीए। एनपीए। कि NPA. भाई आप कहेंगे कि वो जिस दिन ड्यू था उसके भी 90 डी तक पेमेंट नहीं हुआ तो एनपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये बताना चाह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, द कैपिटल चार्ज फॉर interest rate related instrument would apply to current market value of these items in bank's trading book. Since banks are required to maintain capital for market risk on ongoing basis, they are required to market their trading position on। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया मार्क टू मार्केट, इसका मतलब ये है कि उसमें जो मार्किंग होनी है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। मार्केट, मार्केट उसका पोजीशन प्राइस आप पर्टिकुलर डिसाइड नहीं डे। करेंगे। मार्केट में जो प्राइस है डेली बेसिस पर आप उसको मार्क करते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी कैपिटल को मेंटेन करते हैं। द करंट मार्केट वैल्यू विल बी डिटरमाइंड एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन वैल्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू सेपरेटली कैलकुलेटेड चार्जेस, टू सेपरेटली कैलकुलेटेड चार्जेस। ठीक है, कि चार्जेस कैसे निकालते हैं, उसने कहा दो पार्ट बनाए उसने। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के कितने पार्ट बनाए, दो। ठीक है, अरिंदम जी आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस लाइन में दिखाई दे रहा है कुछ, ये वाला, कि मेजरमेंट ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क। जो हमारा ये पूरा कैलकुलेशन सुबह हुआ था, तो ये जो कैपिटल चार्ज निकाला है वो फॉर द पर्पज ऑफ किसके निकाला हुआ है, इंटरेस्ट रेट रिस्क को कवर करने के लिए जो कैपिटल चार्ज निकाला वो ये। और जो VAR और जो हमारे उस चैप्टर में आएंगे अभी, वो हमारा एक अदर रीजन से निकलता है, ऐसा कुछ आ रहा है। आप भी समझने की कोशिश करिएगा, मैं भी और थोड़ा इसमें रिफाइन करके देखता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो पहला है स्पेसिफिक रिस्क और दूसरा है जनरल। इसको समझ, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। स्पेसिफिक रिस्क जो होता है वो सिक्योरिटी बेस्ड होता है, और जनरल मार्केट रिस्क जो होता है वो होता है पूरा मार्केट या पोर्टफोलियो। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी एक इंस्ट्रूमेंट में, जैसे प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी ओइंग टू फैक्टर्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल इशूअर, बोथ शॉर्ट पोजीशन और शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन, दोनों पोजीशन में अगर कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे स्पेसिफिक रिस्क बोलते हैं। लेकिन एक पोर्टफोलियो में दिक्कत आ गई पूरे, तो उसे हम कौन सा बोलते हैं, जनरल। इस पॉइंट को देखिएगा, मैं थोड़ा सा और इसे वो करूंगा, मैं सिंक्रोनाइज करूंगा उस चीज से जो हमने सुबह न्यूमेरिकल में कही थी। ठीक है सर, तो अब बोलते हैं, हाँ एक पॉइंट मैं देखा था कि इंडिया में शॉर्ट पोजीशन अलाउड नहीं है, ये विदेशों में अलाउड है, ये सही अच्छा, बात है? तो ये लिखा तो है। ओह, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा शॉर्ट पोजीशन नहीं हो सकती, लॉन्ग पोजीशन हो सकती है। मतलब अच्छा उस ये पर्टिकुलर टाइप की सिक्योरिटी को आप ज्यादा रख सकते हैं, अच्छा, ठीक 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 है, लेकिन शॉर्ट नहीं कर यही सकते, यही शॉर्ट नहीं। पॉइंट मैं गूगल में देखा था। हाँ, ठीक ठीक है। ठीक तो स्पेसिफिक रिस्क
charges for each security, which is designed to protect against an adverse movement in the price of an individual security owing to factors related to individual issuer. किसी अकेले इशूअर के साथ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इन द प्राइस ऑफ एन, फिर बोलता बोथ फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजिशन। तो यहाँ पर इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि शॉर्ट पोजीशन इज नॉट अलाउड इन इंडिया एक्सेप्ट इन डेरिवेटिव्स में अलाउड है, लेकिन नॉर्मल केसेस में नॉर्मल सिक्योरिटी में शॉर्ट पोजीशन अलाउड नहीं है। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है बाई प्रोडक्ट। जैसे फॉरेक्स है, तो फॉरेक्स में सिंपल चीज अगर मैं बात करूं, किस चीज का एक्सचेंज होता है? करेंसी का एक्सचेंज। अब करेंसी के एक्सचेंज के अलावा और कोई भी बिजनेस हो रहा है, जैसे हेजिंग, आर्बिट्रेज, ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें हम कराती क्या कहलाती हैं? डेरिवेटिव्स। क्या कहलाती हैं? मतलब उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जनरल मार्केट रिस्क चार्ज टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट रिस्क इन किसमें? पोर्टफोलियो, वेयर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन विच इज नॉट अलाउड इन इंडिया एक्सेप्ट इन डेरिवेटिव। तो उसने बोला डेरिवेटिव के लिए अलाउड है, जो डेरिवेटिव और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के लिए अलाउड है। इन डिफरेंट सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑफसेट। तो दो चीजें आई यहाँ पे, स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है और जनरल मार्केट रिस्क क्या होता है, ठीक है। बेसल कमिटी हैज सजेस्टेड टू ब्रॉड मेथोडोलॉजीज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। वन इज द standardized method and the other is the bank's internal risk management model method. As banks in India are still in the nascent stage for developing internal risk models, it has been decided to, तो कौन सा यूज करते हैं बैंक वाले? स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। बैंक वाले इंडिया में क्योंकि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, तो उससे उसकी वजह से आरबीआई ने अभी स्टैंडर्डाइज मेथड को यूज करने को बोला हुआ है। और दूसरा मॉडल का नाम क्या है? बैंक इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट मॉडल। मैच्योरिटी एंड ड्यूरेशन रिस्क मैनेजमेंट मॉडल, ठीक है। अंडर द स्टैंडर्डाइज मॉडल मेथड देयर आर टू प्रिंसिपल मेथड्स measuring market risk, a maturity method और a duration method. तो इंडिया में maturity method और duration method. As duration method is the more accurate method of observing interest rate risk, it has been decided to adopt standardized duration method to arrive the capital charge. तो अब एक बात करेंगे, अगर जनरल बात करेंगे तो पहला बात तो दो मेथड है। पहला वाला कौन सा? स्टैंडर्डाइज, और दूसरा इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स, ठीक है। तो दो मॉडल में से इंडिया में स्टैंडर्डाइज की अलाउ किया हुआ। स्टैंडर्डाइज मॉडल फिर दो काइंड का होता है, कौन कौन सा? मैच्योरिटी और ड्यूरेशन। फिर उसने बोला कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? ड्यूरेशन वाला ज्यादा एक्यूरेट है, तो ड्यूरेशन वाले को यूज करेंगे, ठीक है। Accordingly, banks are required to measure the general market risk charges by calculating price sensitivity, modified duration of each position separately. ठीक है, each position separately. सर ये ड्यूरेशन जो मैकॉले ड्यूरेशन से निकाला जाता है? हाँ, वही वाला ड्यूरेशन का मतलब ही मैकॉले ड्यूरेशन है, ठीक है। तो अभी इस पैराग्राफ में उसने ये बताया कि दो मेथड हैं, स्टैंडर्डाइज मेथड यूज करते हैं, उसमें से भी हम लोग ड्यूरेशन वाला यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइज में मैच्योरिटी और ड्यूरेशन है, उसमें भी ड्यूरेशन वाला करते हैं। और ये जो है, जो बैंक है, तो बैंक को जनरल मार्केट रिस्क जो निकालना है वो बाय कैलकुलेटिंग प्राइस सेंसिटिविटी मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ ईच पोजीशन सेपरेटली, ठीक है। तो हमने ये अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो कैपिटल चार्ज पर इंटरेस्ट रेट है दो चीजों पे बेस होता है, स्पेसिफिक और जनरल मार्केट रिस्क, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल मार्केट रिस्क।
ठीक है, तो जनरल मार्केट रिस्क में क्या है? बच्चों को खिला लेते हैं। समस्या तो है भाई बहुत। जनरल मार्केट रिस्क, इसमें चार्जर लगा दो। अब जनरल मार्केट रिस्क को थोड़ा सा हमने समझा, तो फिर और देखते हैं जरा। The capital requirement for general market risk are designed to capture the risk of loss arising from changes in market interest rate। ठीक है, यहां जब बात आ रही थी एक जनरल मार्केट रिस्क और दूसरा स्पेसिफिक रिस्क, तो जनरल मार्केट रिस्क की जब बात करेंगे तो पूरे मार्केट के रिस्क जो इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। द कैपिटल चार्ज इज द सम ऑफ 4 कंपोनेंट। इसको ध्यान से देखिएगा कि जनरल मार्केट रिस्क अगर हम उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को निकाल रहे हैं तो 4 कंपोनेंट हैं, और ये कंपोनेंट आपने करे हैं। क्या करा है? नेट शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन इन द होल ट्रेडिंग बुक, ट्रेडिंग बुक की प्लस माइनस। ठीक है, दूसरा a small proportion of the matched position in each time band, vertical disallowance। सर ट्रेडिंग बुक क्या होता है? है ट्रेडिंग बुक क्या होता है? ट्रेडिंग बुक का मतलब है जो आपने मार्केट में ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिस इन्वेस्टमेंट को आप कभी भी सेल परचेज करते हैं और दूसरा बंदा उसको सेल परचेज करता है, उसमें कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। वो ट्रेडिंग के लिए है, जब आपको सेल करना है तो उस समय की क्या रेट होगी इसके हिसाब से सेल। एक तरह से ये मान लीजिए जैसे शेयर मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट ट्रेडिंग बुक्स के आइटम है, जबकि आरबीआई का बॉन्ड बैंकिंग बुक इंस्ट्रूमेंट है, डेब्ट बैंकिंग बुक से, या उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर या ऐसा भी कह सकते हैं जो आपके डिपॉजिट और लोन्स हैं, डिपॉजिट और लोन्स हैं आपके, वो लोन्स और डिपॉजिट बैंकिंग बुक कहलाते हैं, और जो आपने बाहर एक्सपोजर ले रखा है वो आपके ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर कहलाते हैं। ठीक है, a small proportion of the matched position in each time band, vertical disallowance, a larger proportion of the matched position across different time band, Z1, Z2, Z3, तो उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। फिर बोलता है नेट चार्ज फॉर पोजीशन इन ऑप्शंस वेयर अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर ये जो 4 आइटम इसने बोले, हमने ये 4 आइटम पे क्वेश्चन सुबह किया था। ठीक है, और थोड़ा सा और याद कराने के लिए दिखाता हूँ। सर वो ये देखिए। Z1, Z2, Z3 के बारे में थोड़ा सर समझा दीजिए, डाउट था सर। अच्छा ठीक है, बताते हैं। तो ये देखिए, इस वाले पिक्चर में सबसे पहला आइटम है इंटरेस्ट रेट, जनरल मार्केट रिस्क, और उसके बाद है स्पेसिफिक रिस्क, नीचे दिख रहा है। तो जनरल मार्केट रिस्क में कितने आइटम है? 4। यही 4 आइटम वहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और इन्होंने पूछा Z1, Z2, Z3 क्या है। बेसिकली बहुत स्टडी के बाद बेसल के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिमेनिंग मैच्योरिटी है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में। ठीक है, और 3 पार्ट में पहला है अप टू 12 मंथ, दूसरा है अप टू 3.6, और अगला है 3.6 से ज्यादा। सर ठीक है, हाँ सर किसी टाइम अगर 12 मंथ या
1 ईयर कहा जाता है किसी प्रॉब्लम में, तो उसको हम क्या पकड़े, जोन 1 या जोन 2? जोन 1। मेरे को तो ऐसा लगता है, क्वेश्चन सुबह भी पूछा था, तो मेरे हिसाब से 12 मंथ का मीन्स है अप टू 12 मंथ। नहीं सर, ये तो सुबह में मैंने नहीं पूछा था, मैं बहुत शॉर्ट टाइम सर अटेंड किया था। नहीं, आपने नहीं पूछा, ओह, किसी ने पूछा था, ध्यान है आपको? मॉर्निंग में मैम ने पूछा था सर। ये सर मैम ने पूछा पूछा था था। मैंने। यस सर, मैंने और पूछा था। हाँ, इसमें जो है मतलब क्वेश्चन तो आप लोगों का बहुत जेन्युइन सा है, मैंने भी अपने उससे एक्सपीरियंसेस का आंसर ये दिया था। सर ये अप टू, तो अप टू नहीं है ना? आ, ये कुछ ऐसा है, जब आप लोग स्टैटिस्टिक्स करते ना 10th क्लास में, हम्म, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, उसमें वो ऐसे करता था कि 10 to 20 तक 5%, 20 से 30 तक 10%, 30 से 40 तक 7%, ऐसा क्वेश्चन नहीं होते थे? ये सर होता था। तो अब वो उसमें क्या करते थे, किसी को याद है? तो 20 के बाद वाला को सेकंड में लेते थे। मुझे मुझे जो इन्होंने 12 के बाद में 1.0 रखा है ना, तो इसका मतलब यह है कि वो 1 से ज्यादा होगा तो सेकंड वाले जेड उसमें आएगा सर, जोन में। मतलब वो एक्चुअली पहले वाले 1.1 जोन में अप टू होना 12 मंथ तक आएगा। इन्होंने 1 साल के बाद में 0.0 रखा है ना सर, 0.1, तो मतलब 1 साल से ज्यादा वाला जेड 2 में आएगा, 12 मंथ तक का 1 में आएगा। या मैं भी ये समझ पाया हूँ इसको। नहीं, समझ तो हम भी यही रहे हैं, है ना? अब ये क्वेश्चन जो और है या कहीं हमें यदि आप अपन उसका लगाए ना सर, जो अपना कोपरा का या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उन्होंने ना जो डिस्ट्रिक्ट में उसमें अप टू 1 लाख 1 करोड़ है ना, तो उनको भी ऐसी तरह के दिखाते हैं जब वो चार्ट बनाते हैं ना, तो अप टू 1 करोड़ तक वो दोनों जगह 1 आता है, मोर देन 1 करोड़ नहीं, वाला। पर वो ऐसा यूज कर लेते हैं, ऐसा यूज कर लेते हैं, इस तरह का यूज करते हैं ना, मोर देन 1 वाला। या चलो इसको देखते हैं जरा, है ना, सर इस कहीं क्वेश्चन पर में क्या एक चीज। डाउट था। सर हाँ, बोलिए सर। बोलो। सर उस क्वेश्चन में राइट साइड में जो 40% इंटू 40 का 40% लिए हैं सर 16, हम्म। हाँ उसके बाद जस्ट जो 40 का 40% लिए हैं सर, हाँ हाँ तो जैसे ये 100 और 60 में जो मिसमैच था -40 का, हाँ, तो उसका 40% लिए हैं सर 16। ये वाला ले लिया। हाँ, फिर से सर 40% क्यों लिए हैं? वो एक्चुअली सर इसलिए गलत हो गया था सुबह, भाई सुबह गलत हो गया था ये सर। अब अच्छा, गलत हो गया था। सर 60 का हाँ 6 40% मंथ से लेना। 12 मंथ लेंगे तो उसमें तो 100 का वो आ रहा है ना ठीक, सर। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, मतलब जो अमाउंट अगर ट्रांजैक्शन में आएगा उसका परसेंटेज लेना चलो है। चलो चलो, ये जैसे ये 12 मंथ लिखा हुआ है ना, तो ये 12 मंथ लिखा हुआ है, इस 12 मंथ को मैंने ये ट्रीट किया कि ये यहीं पर है अभी। नहीं सर, आपने 160 से में से घटा दिया ना 200, वो तो 40 है, दिखा था। ये 60 और 100 जो प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं लिया था सर, इसलिए वो 40 आया था। पहले हमने 100 और ये लिया 60 का 100 और 60 एडजस्टमेंट का किया। ये लिए। 40 आया है ये सर। पहले हमने 100 और हाँ, यहाँ एक मिस्टेक हो रखी है, ये सर यहाँ जो है ये 60 लेके गया इसके पास, 100 के पास। तो 60 एडजस्ट हुआ उसका, हाँ सर, यहाँ पे 60 आएगा, यही कह रहे हैं ना? हाँ सर, सुबह में ये सर सर बोला था मैं। नहीं हाँ नहीं ठीक। सर, नहीं सर, आपने हाँ वहां पे जो 60 लेके गया 100 के पास, तो रिमेनिंग बच गया 40। 40 हाँ 40 का 40 40%। का 40% 16, ये ठीक है। ठीक है सर। हम्म, इसके बाद फिर आप आए 12 मंथ और 2 ईयर में। अच्छा, मतलब आपने बोला सर कि 60 जो यहाँ पे अरेंज हो गया, तो 260 में 60 अगर माइनस होता है, हम्म, ऐसा कुछ हुआ था सर, मतलब 100 तो वहां पे हो जा रहा था।
नहीं तो उस यहाँ पे सर आपने कहा कि 40 40 80 हो गए, 80 260 में से 80 चले गए तो 160 बचे। हाँ यस सर 160 बचे। तो यहाँ गलत हुआ है ना। हाँ ये गलत हुआ है 40 आई थिंक ये 40 वाला नहीं होगा, सेकंड 40 वाला नहीं होगा सर आई थिंक। नहीं सर, सेकंड 40 वाला होगा। नहीं वो आएगा ना, क्योंकि 40 शॉर्ट था या ना। तो कुछ और आएगा। हाँ वो 40 ट्रांजैक्शन में आ रहा है, नहीं, अभी इसलिए जो मैं होगा। बता रहा हूँ सुनो एक बार, ये पहले वाले में पहली बात तो एडजस्टमेंट कितने का हुआ? 60 40 का। नहीं, 60 40 का का। नहीं हुआ। वो 60 सेम का बैंड हुआ। में होता तो 60 हाँ 40 आता। नहीं 60 का हुआ। 40 बचा, 40 बचा सर। 40 बचा, हाँ जो बचा वो अगले में होगा। ठीक। अच्छा ये इस ओके तरह सर, से। ओके सर, ओके हाँ। टोटल 100 हो भाई गया, 160 बचा। हाँ, ये जो है इसमें तो यहाँ 60 40 प्लस सर और 40 माइनस 40 है 100 टू टाइम। ये है। मैं भी दिन में दोबारा देख रहा था वीडियो, तब मुझे लगा कि 40 40 का तो टू टाइम करना पड़ेगा, एक ही साथ लेंगे सर एक बैंड में। नहीं, वो 40 का 2 टाइम नहीं होगा, पहला 60 होगा, फिर इन दोनों को जब क्लब कर लिया फिर वो 40 लेके नेक्स्ट राउंड में गया। ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक बात और थी, अगर हम वहां पे 40 को आगे लेके जाएं तो 160 बचेगा उसका। 160 बचेगा। हाँ 160 को वो अगले राउंड पे लेके गया 2 ईयर में। नहीं सर, घटाना कहाँ है? 160 बचा, इसको कहाँ पे लेके, इसको घटाना ही नहीं है सर। नहीं, क्यों, अगले वाले में ले जाएंगे ना, सर पॉजिटिव है ना आपका। 160 का 30% नहीं होगा? 160 का कितना परसेंट? 30, क्योंकि वो तो बैंड दूसरा बैंड में एक जा रहा है। नहीं, जोन है। हाँ नहीं होगा। आपका जो 160 है वो 12 मंथ से 2 में जंप कर रहा है ना, हाँ, टू टू और 2 ईयर 12 मंथ से 2 ईयर। 2 में जब जंप करेगा तो वो एडजेसेंट वाले में जाएगा। हाँ हाँ सर 40% ठीक है। हाँ वो सर 40 सर, है। हाँ 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 हाँ, वो ये 40% 40 ठीक आएगा। है। ठीक 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 है, ठीक है ठीक है। ठीक। चलो, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, लेकिन अभी ये जो मैंने करा है वो ठीक है। अभी क्लियर हो गया सर, अभी क्लियर हो गया। अभी क्लियर। चलो थैंक यू सर। ठीक है सर। कहाँ गए? सर ये एक्चुअल में ये करते कैसे है बैंक में? ये हमारा बैंक तो नहीं करता है, हमारा आपका बैंक। सर मैंने नाबार्ड से एक ट्रेनिंग लिया था हाँ ड्यूरिंग कोरोना पीरियड में। हाँ उसमें सिर्फ बोला कि आपको ये करना पड़ेगा, क्रेडिट रिस्क करना पड़ेगा, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन, तीन ही रिस्क बोल दिया। मगर कैसे करना है मैंने उसको पूछा था, मगर आंसर नहीं दिया। तो सर कैसे करना है, प्रोसीड्यूर तो बताइए, मगर वो नहीं बताया। बोलो उसने सिर्फ बोला फंड फ्लो स्टेटमेंट से आप बनाइए। और सर एक एग्जांपल तो दीजिए, मगर बोला नहीं। अब नहीं होता कई बार ना। ठीक, चलो आगे देखिए। सेपरेट मैच्योरिटी लैडर्स। कितने मैच्योरिटी लैडर्स हैं? 15 है सर। 15 सर। 15 should be used for each currency and capital charge should be calculated for each currency separately. अब इस बात को समझिएगा जरा। अगर आपके पास डॉलर का अलग अलग वो है, किसी कोई जो डॉलर है आपने 2 ईयर का एफडी बनाया, कुछ 4 ईयर का बनाया, कुछ 3 ईयर का बनाया, तो सारे एफडी जो हैं अलग अलग टाइम के होंगे, वो डॉलर का अलग हिसाब रखेंगे आप। फिर दूसरी करेंसी आपके पास पौंड है, पौंड का भी बनाया, उसका भी। तो ये कह रहा है कि जो फॉरेन करेंसी होती हैं उनमें हर करेंसी का अलग अलग बनाना है आपको। देन सम्ड विद नो ऑफसेटिंग बिटवीन पोजीशंस ऑफ अपोजिट साइन। और उसके बाद क्या करेंगे आप, उसका सम करेंगे। इन केस ऑफ दोज करेंसीज इन विच बिजनेस इज इनसिग्निफिकेंट where turnover of the respective currency is less than 5% of overall foreign currency. सर ठीक है, नो तो ऑफसेटिंग उसमें क्या बिटवीन है, पोजीशन ऑफ पोजीशन साइन, मतलब है? नो ऑफसेटिंग बिटवीन पोजीशन ऑफ अपोजिट साइन, मतलब प्लस माइनस को मतलब वो नहीं करना है, कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, कहाँ गए? हाँ, यहाँ पे। तो यहाँ बोलता
इन द केस ऑफ दोज करेंसी जहां पर उनकी वैल्यू 5% ऑफ ओवरऑल फॉरेन टर्नओवर है, सेपरेट कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। मान लिया आपके पूरे बैंक में $200 का एक 5 ईयर का एफडी बना हुआ है, ठीक है, तो वो $200 का है, तो पूरे का 5% से कम है तो छोड़ देना उसे। द बैंक में इंस्टीड slot within each appropriate time band the net long and short position for each currency. However, these individual net position are to be summed within each time band. हर टाइम बैंड की अलग अलग आपको देखनी है, irrespective of whether they are long or short, to produce gross position figure. The gross position in each time band will be subject to the assumed change in yield set out table 2 with no further offset. तो इसमें टेबल 2 कहाँ दिया हुआ है? दो टेबल दिया हुआ है, एक टेबल 1 और टेबल 2। तो ये टेबल 1 है, ठीक है, और ये टेबल 2 है। तो टेबल 1 और 2 के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। तो यहाँ टेबल 2 की बात तो वो करी जो हमने सुबह किया था, ठीक है। अंडर द स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड मैकेनिक्स आर, अब ड्यूरेशन मेथड को कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट द प्राइस सेंसिटिविटी मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट। तो सेंसिटिविटी वाला ये जो हमारा जो मार्केट रिस्क वाला जो अगला टॉपिक है वहां पर पढ़ेंगे। तो उसने बोला ईच इंस्ट्रूमेंट की आपको क्या निकालनी है? प्राइस सेंसिटिविटी निकालनी है। नेक्स्ट, अप्लाई द एज्यूम चेंज इन यील्ड टू द मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट बिटवीन 0.6 to 10% पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, टेबल 1। तो यहाँ पे इसने जो दिया हुआ है मॉडिफाइड ड्यूरेशन के लिए टेबल 1 में दिया हुआ है, क्या दिया देखते हैं जरा। यहाँ देखिए, इसने यहाँ पर यहाँ लिखा है 0.6 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 1। तो रिवर्स चल रहे हैं, ओवर 20 ईयर के लिए उसने कितना लिखा हुआ है 0.60। तो बेसिकली ये टेबल वही है, बस इसको दो, जो ये वाला पीस है, ये वाला पीस इसके नीचे हम ऐड कर सकते थे ना? यस सर, बोलिए। कर सकते थे सर। हाँ, अब उसने बोला है कि अगर आप इसमें किन्हीं दो आइटमों का एडजस्टमेंट करते हैं तो आप क्या मानेंगे कि क्या चेंज है? 1%। 1% चेंज हो सकता है जो आपने सोच रखा था, ठीक है। अब एक बात और, सुबह भी मैंने बोला था कि ज्यादा रिस्क शॉर्टर पीरियड में होता है या लॉन्गर पीरियड में? शॉर्ट इसलिए शॉर्टर पीरियड में उसने यील्ड को जो चेंज है 1% तक ले रखा है, वो हाई रखा है। हाँ, हाई रखा हुआ है। और इधर कितना तक रखा हुआ है? कम रखा है 0.60। तो ये कौन सा मेथड है? ये ड्यूरेशन मेथड है। ड्यूरेशन मेथड स्टैंडर्डाइज अप्रोच का। स्टैंडर्डाइज अप्रोच का कौन सा मेथड है? ड्यूरेशन मेथड है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ते हैं जरा। Slot the resulting capital charge measure into maturity ladder with the 15 time band as, तो वहां पर भी कितने टाइम बैंड है? 15। वही 15 है, सेम। सब्जेक्ट लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, फिर ये तो बार बार लिख रहा है। सब्जेक्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन ईच टाइम बैंड टू अ 5% वर्टिकल दिस अलाउंस डिजाइन टू कैप्चर द बेसिस रिस्क। तो ये क्वेश्चन भी सुबह आया था
कि वर्टिकल डिसअलाउंस किस रिस्क को कवर करता है? बेसिस रिस्क को। बेसिस रिस्क बेसिस रिस्क को। और हॉरिजॉन्टल अलाउंस Yield to match. कर्व रिस्क यील्ड कर्व रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क यील्ड कर्व रिस्क को। ठीक है। सर ये फिर यहाँ बोलता है एक बार बोलिए ना कि जो बेसिस रिस्क है वो किसके साथ लिखा हुआ है? वर्टिकल अलाउंस के साथ। वर्टिकल तो के साथ। इसका मतलब वर्टिकल जो डिसअलाउंस निकाला जाता है उससे आप किस रिस्क को मीट आउट करते हैं? बेसिस रिस्क को। बेसिस रिस्क को। बेसिस और रिस्क होता क्या है? सेम मैच्योरिटी में जो बेसिस रिस्क। सेम मैच्योरिटी में जो आपका मतलब शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन की वजह से जो रिस्क हो सकता है उसको हम बेसिस रिस्क बोलते हैं। ठीक है। एक क्लास हमारा होगा रिस्क डिफाइन करने में भी ना। ठीक है। एक क्लास हमारा रिस्क डिफाइन करने में भी होगा, तो वहां पर हम बेसिस रिस्क को और थोड़ा सा अच्छी तरह समझाएंगे। और यील्ड रिस्क जो होता है पूरा किस पे बेस होता है? पूरे पोर्टफोलियो पे अलग होता है। Portfolio पे. पोर्टफोलियो बेस। ठीक है। फिर बोलता है कैरी फॉरवर्ड द नेट पोजीशन इन ईच टाइम बैंड फॉर हॉरिजॉन्टल ऑफसेटिंग सब्जेक्ट टू द डिसअलाउंस सेट इन द टेबल 2। ठीक है। तो अगर आपका यहां पर देखिए दो चीज देख लेगा यहाँ पे, ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ वाले पॉइंट में बोलता है जितने भी ईच टाइम बैंड में अगर आपका होगा तो उसका जो पोजीशन का जो एडजस्टमेंट होगा तो उसमें 5% बोलता है। फिर कैरी फॉरवर्ड द नेट पोजीशन इन ईच टाइम बैंड फॉर हॉरिजॉन्टल ऑफसेटिंग। अब यहां देखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर इन दोनों का एडजस्टमेंट करते हैं तो कौन सा डिसअलाउंस होगा? कौन कौन सा सर? किन दोनों का सर? ये वाला। वन और वन का। वो तो सर वर्टिकल होगा। वर्टिकल डिसअलाउंस होगा। Horizontal होगा ऐसा? सर. हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट होगा सर। हॉरिजेंटल होगा और एडजेसेंट नहीं होगा। क्यों सर हॉरिजॉन्टल क्यों होगा? हॉरिजॉन्टल हॉरिजेंटल ये अलग मैच्योरिटी कॉलम है, अलग है अलग ना? कॉलम है। सेम जोन में होगा सर। सर सेम जोन में तो वर्टिकल है। नहीं नहीं, सेम जोन में नहीं होता है, सेम मैच्योरिटी दोनों वर्टिकल होता सेम है. मैच्योरिटी में होता है। वर्टिकल होता है। ओके। जैसे जैसे इधर देखो, मैं आपको दूं हाँ, same 2.8 और 2 का, इन दोनों का एडजस्टमेंट करना है तो किस में आएगा? ये जोन 2 में। जोन 2 के इस वाले बकेट में आएगा। यहाँ बकेट में आएगा। और दोनों ही आइटम इसमें है। अगर दोनों आइटम इसमें है तो वर्टिकल वर्टिकल। सर। सर पिछले अरिंदम वाला जी? सर पिछले वाला जो आपने बोला 1 to हाँ। 3 month to 3 to 6 month, वो भी तो हाँ। एक ही जोन में है। नहीं हाँ. सर, जोन में है लेकिन 3 मंथ या 6 मंथ हो तब। मैं बताता हूँ, देखो वर्टिकल जो डिसअलाउंस है वो सेम टाइम में. बैंड में होता है। ओके। ठीक है। और हॉरिजेंटल जो होता है वो डिफरेंट टाइम जोन होता है. टाइम बैंड, जोन नहीं, बैन. हाँ. टाइम ठीक बैंड। फर्क ठीक, है हाँ. दोनों बातों में। ठीक है. ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंट टाइम बैंड या जोन? मैं तो जोन जानता दोनों में था। होता है, हॉरिजेंटल दोनों में होता है। अच्छा, मैं जैसे जानता अभी था रुको एक मिनट, जोन जानता था। अभी बैंड रुको नहीं एक मिनट और, एक मिनट और। ये जो मैं ये ग्रीन लाइन बना रहा हूं इसमें कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल सर. ये तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होगा। एडजेसेंट। हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट होगा। हॉरिजेंटल एडजेसेंट। एडजस्टेड. यस. ठीक है। ठीक। और यहां से यहां ला रहा हूं, वो तो 100% होगा। हॉरिजॉन्टल बिटवीन डिसअलाउंस। हॉरिजॉन्टल एडजस्टेड.
एट द सेंट नहीं, वाला होगा between सर। हॉरिजेंटल एडजेसेंट नहीं होगा ये। जोन इसमें वन एक जोन टू जोन zone थ्री one and यहाँ पर सर किसका माइक में इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है? सेंट वाला होगा सर। सर बिटवीन 1 to 3 100% होगा। 1 and 3 is 40%। चलो हाँ, ऐसे भी बता सकते हैं आप लोग कि हाँ ये जो हमने ये किया है, यहाँ पर ये ग्रीन वाला है, ठीक है। ग्रीन वाले में यील्ड चेंज कितना लगाएंगे? 100%। नहीं, यील्ड चेंज 0.65, ठीक है। लेकिन हॉरिजेंटल डिसअलाउंस कितना लगाएंगे? 100%। 100%, ठीक है। चलो एक दो बार और देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक हो गया? Yes, sir. सर इसमें और वो क्या रह गया था? सर वो बैंड वाला पक्का है ना? वो हाँ, हाँ। बैंड जो एक टाइम बैंड है, टाइम जोन नहीं, ठीक है ना? मैं जोन जानता था। हाँ, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया आपका, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है तो ठीक है। सुधार लीजिएगा। ओके ओके। सर सुबह वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है ग्रुप में। हाँ सर वो डाल दीजिए ना, वो सुबह वाला अपडेट जो हुआ है। वीडियो है नहीं, वो। सुबह वाला भी सर वो यूट्यूब में है, लेकिन यूट्यूब नहीं में है नहीं, सर, उसको देख। सर ऐप पे मैंने दे आपको दीजिए ये ना। बोला, सुनिए, यूट्यूब में 1-2 दिनों तक रहता है। जब तक हम अपलोड नहीं करते तब तक यूट्यूब में उसका लिंक रखते हैं हम। सर यूट्यूब में फास्ट नहीं होता ना थोड़ा। यूट्यूब में फास्ट हो जाता है, क्यों नहीं होता? स्पीड का बात कर रहे हैं। सर माइक प्रॉब्लम कर रहा है किसी का। देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा कौन है। सर ये जो क्लासेस है इनका यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करा दीजिए। अरे वो बना दिया है, उसमें क्या बताएं मैं भी। आप मेरे को ना व्हाट्सएप करना कल, ओके ठीक है। सर, ठीक है। व्हाट्सएप करना, वो दूसरा स्टाफ बनाता है, वो बनाता तो डेली है लेकिन उसको सर वो सर वर्ड फाइल बनाना है ना सर सर, ग्रुप सीक्वेंस कर। में करेंगे सर? ओके ओके सर सर। ग्रुप में करेंगे या सर व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे सर, या पर्सनली कर दें सर? नहीं, वो तो ग्रुप में ही, व्हाट्सएप ग्रुप में ही आ जाएगा। सर जो बीएफएम के जो वीडियोस हैं इनको सर चैप्टर वाइज सर अलग अलग करा दीजिएगा सर, मिशन 22-20 में। वो हो जाएगा, जी सर। वो हो जाएगा, उसमें काम चल रहा सर है, नहीं जेआईबी है के सर, करे थे बहुत सारा हमने। वीडियो नहीं है सर। हैं? सर बहुत क्या नहीं है? सारा वीडियो नहीं है सर हम लोग का एप्स में। बहुत सारा सर वीडियो, मतलब बीएफएम का बहुत सारा वीडियो सर क्लासेस हुए हैं, लेकिन वीडियो नहीं है सर ग्रुप में, नहीं, ऐसा तो नहीं है। एप्स में सर, मिशन 2022 में। नहीं, ऐसा होगा नहीं वैसे। सर है सर? नहीं है सर, स्टार्टिंग से है। तो आप लोग नहीं जो सर, वो आइडेंटिफाई हैश की करते वजह से भेज दो। कंफ्यूज होता है सर, कैसा ये लेकिन सीक्वेंस में नहीं है, जेईबी का सीक्वेंस होता है चैप्टर वाइज सर। होंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी सर। नहीं, अभी उसको वो ग्रुप वाइज, मॉड्यूल वाइज कर देंगे ना, यस सर, तब अच्छा और रहेगा। या मॉड्यूल वाइज या चैप्टर वाइज कर देंगे तो थोड़ा सा। अभी एक्चुअली क्या है, पूरा वो बेसेल ही चल रहा है ना, तो बेसेल चलने की वजह से वो उसको वो सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। रेशियो की क्लास कितने बजे से होगी सर? रेशियो क्लास 10:30 से। कौन लेके? स्नेहा मैम? नहीं, वो दूसरी मैडम है। सर हाँ। सर बेसेल से कितना मार्क्स क्वेश्चन आते हैं जनरली सर बीएफएम में? पूरा मॉड्यूल 20 है सर। मेरे ख्याल से 20-22 मार्क्स के तो आते होंगे। 20-25 मार्क्स के जरूर आते होंगे। सिर्फ बेसल से? सर आपको एक वीडियो में देखा था सर, जिस मॉड्यूल 20 है सर, मॉड्यूल 20 से कितनी मार्क्स आएंगे सर?
सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, इसमें आप सर मॉड्यूल वाइज बता रहे थे कि कितने ये स्क्रीन पे मैं जरा दिखा रहा हूँ, ये डला तो है लेक्चर वाला। ये दिख नहीं रहा ये वाला यूनिट 12। ये दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? यस हाँ सर। दिख रहा है। यस सर 85 वाला। यस सर। सर हम्म, इसको मैं 10 एंड 12 रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो मार्केट रिस्क वाला है वो 10 एंड 12 दोनों में है। ठीक है, तो दोनों में रख रहा हूँ। ये डला हुआ है, थोड़ा ढूंढ नहीं पा रहे होंगे। अभी इसको चैप्टर वाइज कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा दूर हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं बोल रहा था सर मैं बोल रहा था सर, आपका एक मैं वीडियो यूट्यूब में देखा था सर, जिसमें आप पूरा मॉड्यूल वाइज आप बता रहे थे सर कितना प्रोबेबल मार्क्स आ सकते हैं, किसमें से कितना। सर उसी तरह से कुछ मतलब गाइड कीजिएगा सर, बीएफएम में बताइए सर, क्या वही मैं पूछ रहा था देखो सर। सुनो, जो बी और डी मॉड्यूल है ये बेसिकली बेसल बेस्ड है पूरा। सर तो अगर आप पूरा करते हैं तो मेरा सोचना यह है कि 30 to 40 मार्क्स आपके बी और डी में से श्योर आ सकते हैं, और 15 to 20 मार्क्स आपके ए मॉड्यूल से। तो 3 मॉड्यूल मिला के 60 प्लस का कंप्राइज कर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन 3 मॉड्यूल अच्छे से किए हुए हैं तो आपको काफी कुछ हेल्प मिल सकती है। सर ठीक है, तो ट्रेजरी भी तो भी आएगा ना सर इसमें? नहीं तो अब 100 मार्क्स का पेपर है तो कुछ उसमें से भी आएगा। आएगा तो सभी में से। वो नहीं बोले सर। अच्छा नहीं नहीं, आएगा तो सब। मैंने ये तो बोला 70 मार्क्स तक मान लिया ए, बी और डी से। ठीक है, एक्चुअली जो ट्रेजरी वाला मॉड्यूल है ना, बी और सर हैं? कुछ कह रहे हैं। बी से कितना सब? सर मैं बोल रहा था सर, बी और डी मॉड्यूल तो इंटरलिंक्ड है। बी बी और डी आप बता रहे हैं सर बेसल का है, हाँ, तो बी मॉड्यूल करने से भी डी मॉड्यूल का हेल्पफुल मिलेगा ना सर? मिलता है, 2-3 चैप्टर कॉमन है उसमें, सर तभी तो हम बी और डी पे एम्फेसाइज करते हैं। सर बी एंड डी पुट टुगेदर 40 मार्क्स सर हम्म, और ए मॉड्यूल से 15 to 20। सर क्लास कंटिन्यू कराई है, अदरवाइज ये डिस्कशन चलता ही रहेगा। ये तो बात सही कह रहे। चलो कहाँ चले आते हैं। ये पता है बैंकरों की आदत है, ट्रेनिंग पास करना। सेंटर में अगर एक बात आउट ऑफ द टॉपिक हो गई तो Out 20 of- मिनट से पहले खत्म नहीं। आउट सर ऑफ द आउट ऑफ द टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आएगा। हाँ, नींद भी भाग जाती है उसमें। यस सर। चलो आप लोग, कुछ लोगों की नींद तो भाग गई होगी। सर वन पर्सनल क्वेश्चन सर, आपका सर कौन सा बैंक है सर? मेरा, अरे मेरा बहुत छोटा सा बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सर। कोऑपरेटिव बैंक। सर मुझे कभी कभी लगता है आप फोर्ड भी ज्वाइन किए। सर अच्छी लगती है, आपका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगता है सर। चलो करेंगे, कोशिश तो हम करते हैं, इसीलिए हमने चैनल का नाम जो रखा हुआ है ना, क्या रखा हुआ है? नॉलेज एंड आंसर। हाँ बस, चलिए नॉलेज एनहांस करते हैं। कैपिटल, ये सुबह जो पॉइंट हम करा रहे थे, ये हमने जो सब आइटमों पे परसेंटेज वो रखा था ना, 9%। देखो जो हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क निकाला था, उसके बाद जो हमारा वो ये है स्ट्रक्चर, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क तो ये तो इतना ज्यादा
वो हो गया, घिचपिच हो गया है। चलो ये देखिए, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क निकालने वाला क्वेश्चन तो हमने सुबह किया था, ठीक है, और उसमें भी कौन सा ऑप्शन किया था हमने? जनरल मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क। ठीक है। और जो स्पेसिफिक रिस्क की बात आती है वो आती है इंडिविजुअल किसी सिक्योरिटी पे, ठीक है। उसके बाद यहां बोलता है इक्विटी की बात, तो इक्विटी में भी दो बात है, एक जनरल मार्केट रिस्क और स्पेसिफिक, और यहाँ फॉरेक्स। तो यहां पर देखेंगे जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर कॉलम है, सेकंड और थर्ड नंबर कॉलम है, उनके लिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन से वाले पॉइंट है देखना? 9%। जो ये वाले पॉइंट हैं, 2 नंबर 3 नंबर। 2 नंबर में बोलता है कि शेयर्स के केस में, ठीक है, शेयर्स के केस में ये है। थर्ड नंबर में किसके केस में बोलता है? फॉरेक्स के केस में, ठीक है। और जो हमने सुबह क्वेश्चन किया था वो किसके केस में करा? सेकंड और थर्ड में है। फॉरेक्स तो गोल्ड में, फॉरेक्स एंड फॉरेक्स गोल्ड में नहीं किया था हमने, रिस्क वेटेज में। इस पहला पॉइंट को दोबारा पढ़िए जरा। इन केस ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड अंडर अवेलेबल फॉर सेल category, capital charge for market risk computed by adding capital charge for specific risk and capital charge for general market risk is compared with capital required, treating it as banking book exposure. Higher of these two taken as capital charge of security held under available for sale category. ये जो पहला नीचे वाला जो हमने ये काम किया है ना, याला नेट पोजीशन, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट किसके लिए लिया गया है? स्पेसिफिक रिस्क, शेयर सिक्योरिटी के लिए। और तीसरा वाला पॉइंट किसके लिए लिया गया है? फॉरेक्स के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए। शेयर सिक्योरिटी में कितने परसेंट लेते हैं? 9% क्या लेते हैं? मार्केट स्पेसिफिक रिस्क। और 9% क्या लेते हैं? मार्केट रिस्क। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था। 500 लिखा हुआ है, 500 में कितना परसेंट निकाल रखा है? 9%। फॉर जनरल मार्केट, फॉर स्पेसिफिक 9%। ऐसे ही गोल्ड या फॉरेक्स में कितने परसेंट है? 9%। तो हमने बोला था अगर 6%, हमने बोला था अगर 600 करोड़ हैं तो उसका 9% 54। फिर इसको सबको ऐड किया था ना हमने। इसका क्वेश्चन कोई ढूंढ नहीं पाए ना आप लोग। जनरल मार्केट रिस्क 9% क्यों? ये फिक्स करा हुआ है। हाँ, वो तो स्पेसिफिक है और फॉरेन एक्सचेंज में 9% है। हाँ। वहां पर देख रहा था जनरल मार्केट रिस्क में भी 9% है। उन्होंने फिक्स किया हुआ है, उन्होंने ये चीज फिक्स करी हुई है, उन्होंने अपना देखा हुआ है कि कैसा सिस्टम है, ठीक है। अच्छा। अब आगे देखिए पॉइंट, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क फॉर डेरिवेटिव आर कंप्यूटेड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू पोजीशंस इन द रेलिवेंट अंडरलाइंग इन द सेम मैनर एज इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। तो डेरिवेटिव्स के लिए कह रहा है उसी तरह करते हैं जैसे ऊपर सिक्योरिटी के लिए कर रहे थे। कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क कंप्यूटेड बाय एडिंग कैपिटल चार्ज फॉर स्पेसिफिक रिस्क एंड जनरल मार्केट रिस्क फॉर ईच पोजीशन फॉर डिटेल्ड रेफरेंस may be made in RBI guideline referred. Total capital charge for market risk is assessed by consolidating
capital charge for specific risk and general market risk for all the item portfolio, the pro forma consolidation of the capital charge for market risk is given below. तो ये pro forma पे ऐड करके वो लोग अपना आंसर करते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हम लोग एसबीआई का जो अपना मार्केट रिस्क का जो कैलकुलेशन है उस पर जाते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा हो सकता है थॉट प्रोसेस में आपका फर्क आए। सर सीआर में 18% रखा जाता है इक्विटी, किसमें? इक्विटी शेयर्स में, हाँ। 9% किसके लिए? जनरल मार्केट रिस्क, स्पेसिफिक market रिस्क risk and और specific risk. गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज। ये वाला चैप्टर है ना मार्केट रिस्क वाला, कई बार मैंने कोशिश करी मैं कहीं ढूंढूं, किसी का लेक्चर ढूंढूं, कहीं मिला ही नहीं मुझे। अगर अब कहीं आपको मिले तो जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ। ओके। मतलब मुझे प्रॉब्लम ये आ गया है कि मैं किससे पूछूं। दो तीन जो जानकार लोग हैं उनसे भी कोशिश करी मैंने जानने की, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं पाया। सर गूगल से पूछिए और किसी को मत पूछिए। गूगल में भी जनरल आंसर होते हैं ना, क्योंकि आप जिस लेवल पे हैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जो हम दिखा रहे हैं उसमें लोगों को किसी को नींद नहीं आएगी। रियल चीज दिखाएंगे ना, तो रियल चीज दिखाएंगे तो किसी को नींद नहीं आएगा। नींद तो वैसे नहीं आ रहा सर, डर लग रहा है। सर चलो सामने स्क्रीन पे देखिए। हर क्लास इसी समय रखिए सर। है सर हर दिन क्लास इसी समय रखिए सर। 9:30 वाला पढ़ने का पूरा, हाँ सर पढ़ने का पूरा टाइम है सर इसमें। ऑफिस से आते आते तो लेट बढ़ जाता है, 9 साढ़े 9 बज जाता है सर। सुबह रख दें 6 बजे? नहीं सर, नहीं सर नहीं होगा सर। 9 बजे 7 बजे निकल जाते हैं। कम्यूटेशन करते हैं, रिपोर्ट करिए। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ये स्टेट बैंक का है, तो इनका 31/3 का पिलर 3, ये जो आपका एक टॉपिक है इसमें बुक में बुक आपके पास है? हाँ सर। इसमें 26 नंबर यूनिट क्या है? पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन। हाँ, ये पिलर 3 पूरा इस रिपोर्ट से होगा। हमें याद नहीं करना, समझना है, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया के, उसके अकॉर्डिंग ये हमें डिस्क्लोजर करने हैं। तो DF1 का मतलब क्या है? डिस्क्लोजर फॉर्म 1, ठीक है। तो इसमें डिस्क्लोजर फॉर्म में उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। मैंने आपसे ये भी बोला था कि अपनी अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा देखिएगा। इसमें सर्च कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। DF1 में स्कोप ऑफ एप्लीकेशन है, 2 में कैपिटल एडिक्वेसी है, मार्केट रिस्क 7 में है सर। 2 में जो कैपिटल एडिक्वेसी है उसमें जितने भी रिस्क हैं
उनको पहले तो डिफाइन किया उन्होंने, ठीक है। डिफाइन करने के बाद इन रिस्क के अगेंस्ट में क्या मेंटेन किया उन्होंने? कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये देख के बड़ा आनंद आएगा जो इस समय दिख रहा है स्क्रीन पर। क्या आनंद आया बताइए? मार्केट रिस्क सर, जो सवेरे से पढ़ रहे हैं, जो हम सुबह से पढ़ रहे हैं ना, हाँ, ठीक है। अच्छा, कौन से मेथड से निकाला है इसने? स्टैंडर्डाइज। उसमें भी कौन सा वाला? ड्यूरेशन अप्रोच। हम लोग यही पढ़ रहे थे सुबह से। यस सर। ठीक है। उसमें से सबसे पहला जो निकाला है वो क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क वो है जो हमारी सिक्योरिटीज पर लगता है। फिर उसके बाद सेकंड में क्या लिखा हुआ उसने? फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेसेस पे लगता है। और थर्ड कौन सा है? इक्विटी, जो कि हमारे शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट है उस पे लगता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो इस पेज में 2-3 क्वेश्चन हैं आपके, जैसे कि मार्केट रिस्क किससे कैलकुलेट होता है? सर बैंक तो शेयर्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा ना सर, गवर्नमेंट शेयर करता है, होगा क्यों ना। नहीं करता है? वो इन्वेस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ उसमें किए ना परसेंट सर, में यस बैंक, किसी उसमें सर यस बैंक सब्सिडरी में, में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। यस बैंक के शेयर परचेज किए थे ना सर बैंक ने। हाँ, बैंकिंग नहीं वो कैपिटल मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा ना सर। नहीं, शेयर मार्केट में नहीं। नहीं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट। तो बैंक तो कोई बैंक कैपिटल मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा ना सर। हाँ, मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल कंपनी और क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सर इसमें तो आर्बिट्रेज में भी तो फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट न जाके सर अपनी सब्सिडरी के थ्रू जाते हैं ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये 171 करोड़ कैसे आया होगा। 9% निकाला होगा। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में 12 वो 15-18 वाला नहीं लगेगा सर इसमें? किसमें? सर वो हाँ, वही ऑपरेशन है, में था। वही है। ये दिख रहा है सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर। यस। तो इस पर उसने कैसे निकाला हुआ, कौन सी अप्रोच से? स्टैंडर्डाइज अप्रोच। स्टैंडर्डाइज अप्रोच लिखा हुआ है ना उसमें, स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज किया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है डिस्क्लोजर फॉर्म 7 में? मार्केट रिस्क इन ट्रेडिंग बुक। तो इसमें थोड़ा देखते हैं हम लोग ना, ट्रेडिंग बुक में ये है, देखो। पर ये तो उसने वो जो वहां लिखा हो सेम वही फिगर है, वही है ना? जी यस सर। लेकिन इसका जो कैलकुलेशन का कोई क्राइटेरिया इसने नहीं दिया हुआ है। मैं सोच रहा था शायद इसका कैलकुलेशन का आइडिया मिल जाता ना हमको। रुको, एक फाइल और मैंने ढूंढी थी आप लोग के लिए।
नहीं मिल रहा इसमें ज़्यादा ना। इन्होंने तो क्या किया है कि कंसोलिडेट उठा करके आपको फिगर दे दिया है, लेकिन कौन सा फिगर कहाँ से आया है इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी है। सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट में तो वो सब नहीं रहता, जस्ट फिगर। सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट में तो नहीं रहता ऐसा। अब ये रिपोर्ट भी जो उन्होंने डिस्प्ले करी है, ये सीए ने सर्टिफिकेट दे दिया होगा ना। सीए ने अगर सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर उसके बाद उसमें कोई इफ एंड बट नहीं रहता ना। नहीं इसमें, चलो बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए ना कि तीनों रिस्कों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, और तीनों रिस्क जो है इंटरेस्ट रेट और आपका इक्विटी पोजीशन और फॉरेन एक्सचेंज को मिला करके आपका ये निकलेगा। ये सामने कुछ स्क्रीन दिख रही है, कुछ समझ में आ रही है? बेसिकली सर 61 CT1 इसमें जो है आपका ये 3 जो है इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा ना, और इसके अकॉर्डिंग उसका कैपिटल इतना है। जरा परसेंटेज निकालिए तो कितना आता है। तो 13 पॉइंट के लगभग होना चाहिए एसबीआई का। 13.96 आ रहा ना। ये दिया हुआ नीचे इसने 13.97 आ रहा है, वो सही है। हाँ वही राउंड ऑफ में 97 ही आ रहा है। ये टोटल कैपिटल एज परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, इसमें से टीयर 1 कितना है इसका 11.70। सोनाली है क्लास में इस समय? सोनाली जागव है क्लास में? अच्छा, 65 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या है ये? कैपिटल कंजर्वेशन ऑफ अपर रिक्वायरमेंट। तो ये 1.8 क्यों है? 1.88 क्यों है? 2.5% होगा। नहीं वो मार्च का है ना सर, ये तो अक्टूबर से लगा है ना। हाँ हाँ, 2.5 कब होगा? जब आपकी जो आएगी ना बैलेंस शीट उसमें होगा। हाँ, इस बार ही 2.5 आएगा। हाँ ठीक है,
और इसको सबको मिला के कितना हो रहा है? 5.50। नहीं, उससे तो ज्यादा हो नहीं, रहा है। टीयर 1 आएगा ना, कॉमन इक्विटी इसमें टीयर जो 1 है 5.5 है। ये कॉमन इक्विटी है, कुछ ये बफर रिक्वायरमेंट है, काउंटर साइक्लिक तो अभी इंडिया में आया ही नहीं, मतलब लागू नहीं किया ना। तो और सेट वन कितना है इसका? 7.98 ना। हम्म। 5.50 आ रहा है ना सर 69 में सेट 1 तो। नहीं, 5.1 तो रिक्वायरमेंट बोला हुआ उसने। अच्छा। वो तो बोल रहा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ना, 5.79 है ना। सर बैंक इन्वेस्टमेंट इक्विटी में दूसरा कोई, जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता? शेयर मार्केट में नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी सब्सिडरी के थ्रू करता है। नहीं अब सर ये पता नहीं कैसे किया होगा, लेकिन आप जब ये ना यस बैंक डूबने वाला था ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एसबीआई को नहीं, और वो तो एलआईसी वो को बोला शेयर था। मार्केट से नहीं लिए ना उसने शेयर, हाँ, उसमें उसने तो कहीं कुछ गवर्नमेंट की अपना गाइडलाइन पे किए ना। तो रेजोल्यूशन था, रिजोल्यूशन आया होगा, गवर्नमेंट ने किया होगा ना। एक्ट नहीं था। और फिर हम एसबीआई से ही एमडी था, उसको उसका चेयरमैन बना करके वहां पोस्ट किए थे। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें अच्छा ये बताओ, इन्वेस्टमेंट किया। जब से एसबीआई ने इसको लिया है तो हाँ, क्या कुछ चेंजेस आया उसमें? नहीं, अब तो काफी सारा वो प्रॉफिट आया सर, कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, अब तो सही है सारा चीज है सर। सर यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2022 तक एनपीए जीरो हो जाएगा, ऐसा मतलब उन लोगों का स्टेटमेंट है। 2022 तक एनपीए जीरो हो जाएगा। हम्म। रेगुलेशंस हाई हो जाते हैं तो फर्क पड़ता है। एक्चुअल स्थिति बाहर आती है ना सर उसके बाद। हाँ, क्योंकि फिर हर कोई डरता है ना गलत काम करने से। हिडन एनपीए पूरा निकल जाएगा ना। वैसे मुझे लगता है कि यस बैंक में हिडन एनपीए नहीं होगा, शायद ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि जितने ये टेक्नोलॉजिकल साउंड बैंक है ना, ये लोग ये नहीं करते हैं, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम रहती है उनकी। इस बार तो ज्यादा होगा सर, सारा रिस्ट्रक्चर किया है ना। नहीं, इस बार बहुत ज्यादा होगी। क्या होगा? सर एक डेटा में एक डेट का चेंज कर देगा तो एनपीए बहुत नहीं तो वो ऐसा नहीं कर सकता ना, मरेगा वो तो। नहीं कर सकता, डेट सब होने बैंक नहीं करता देते है। सर, सिस्टम अभी सिस्टम में कोई डेट चेंज नहीं होती सर। जो अभी जो बूस्टर मिल रहा है ना, उसकी वजह से सारा सही चल रहा है, जो है ना कोविड की वजह से। ये आप जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, उसको अरे आपने भैया, जो 30% टेबिल एक्स्ट्रा में दे काम दिया। करता है ना वो सब कर सकता है। नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं कर सकते। ये बड़े बैंकों में सिस्टम ये में चीज़ एक भी नहीं हो सकती। नहीं होती सर। वो ऐसा कर सकते हैं, वो ब्रांच मैनेजर को कह सकते हैं कि अपने वहाँ के सिस्टम के एनपीए ठीक करो, है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक भी मतलब 1% भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है सर आज की डेट में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इवन यूनियन बैंक में भी सेम है सर, मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं है, सिस्टम ड्रिवन है। अकाउंट को एनडी कर सकते हैं, एनपी अकाउंट को हाँ। रेगुलर नहीं कर सकते सर। आजकल तो डेली डिग्रेडेशन होता है और सिस्टम चलो एक चीज एनपीए देखो मार्क जरा, कर देता है। ये देखिए जरा, एक हमने लिवरेज रेशियो पढ़ा था। आप लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि हम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं 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 सर, ये चीज नहीं आप नहीं, ये सब चीज जो है, जितना गहराई से देखेंगे तो उतना वहां एक आध क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। यहाँ देखिए, लिवरेज रेशियो एक पढ़ा था हमने, ठीक है। 4% था ना सर। हाँ, स्टेट बैंक का जो लिवरेज रेशियो है
वो कितना है 5.39। तो उसमें क्या था, ये जरा आप निकालेंगे ना इससे, टोटल एक्सपोजर जो उसका है और उसकी कैपिटल कितनी है, इसके हिसाब से कितना 5% आ रहा है, 5.39 आ रहा है, 275 510। 5.38 आ रहा है। हाँ, तो लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला सामने आपके रखा हुआ है, अगर कहीं पे भी निकालने को आ जाए तो क्या करेंगे, टोटल एक्सपोजर से डिवाइड करेंगे टीयर 1 कैपिटल को। तो लिवरेज रेशियो में टोटल कैपिटल ना लेके कौन सी कैपिटल ली जाती है, टीयर 1 ली जाती है। और आपको ये मुझे एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिवरेज रेशियो एंड क्रार। यस सर, क्रार में डिनोमिनेटर में टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स आता है, बिल्कुल ठीक। और टोटल एक्सपोजर में डायरेक्ट। हाँ, क्रार में टोटल कैपिटल आता है, टोटल कैपिटल आती है, ऊपर टोटल कैपिटल आता है। हाँ, और अपॉन RWA। ठीक है। क्रार हमारा कितने परसेंट होना चाहिए, 9%। और लिवरेज रेशियो कितना होना चाहिए, 4% था ना सर, कुछ ऐसे था। 4% था शायद ना, ये शायद मैक्सिमम होगा ना सर, किसमें, ये शायद मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। नहीं मैक्सिमम क्यों होगा, मिनिमम 4 सर, मिनिमम 4। ओके, मिनिमम 4 है जो लिवरेज रेशियो है। सर 5 ही तो आइडियल है ना, है मोर देन 5 ही तो आइडियल है। अभी क्या हुआ था, कोविड की वजह से थोड़ा सा 0.5% कवर है, ये स्क्रीन में दिख रहा है आपको, 4%। इसने लिखा हुआ है मिनिमम लिवरेज रेशियो शैल बी 4% फॉर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट बैंक सर एंड 3.5 फॉर अदर बैंक। सर 5% के ऊपर जब रहता है तब उसको स्ट्रॉन्ग बैंक बोला जाता है। हाँ, तो अब स्टेट बैंक का कितना है, 5.39 तो वो अच्छा हो गया। तो अच्छा ही होगा सर। ये लिखा हुआ है कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर, ठीक है। अच्छा, LCR क्या होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। नहीं सर, लोन कवरेज रेशियो सर, वो है ना एनपीए कवरेज रेशियो, क्या बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। हाँ, LCR जो होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है, ठीक है। चलो, अब जो है जो मार्केट रिस्क का अगला क्लास होगा उसमें हम लोग कौन सा यूनिट करेंगे, 12 चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ, उसका चैप्टर जो मार्केट रिस्क का है यूनिट वो कवर 11 करेंगे। है यूनिट 11 सर। हाँ, यूनिट 11 है। यस सर।